CTM का मतलब होता है कैच द मैथ। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जब कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 27 की पावर 21 को अगर 28 से डिवाइड किया जाए, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहां -1 आ रहा है और -1 की पावर अगर 21 है तो ये और है ना, तो और होता है तो हमेशा क्या होता है, -1 होता है। और क्या होती है, मतलब विषम अगर पावर है तो -1 का -1 रहेगा अपॉन 28। ठीक है माय डियर। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया सर, तो सिंपल सी बात हमारे सामने क्लियर हो गई कि इसका एक नेगेटिव रिमाइंडर होने वाला है और इसका एक गड़बड़ है, हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है, पता लग रहा है ना आपको। यहाँ 48 दे रखा है। ठीक है, दोनों से करते हैं। ठीक है, चलिए दोनों से करते हैं, टेंशन मत लेना। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर मैं हिंदी से इसको कर रहा हूं, सबसे पहले ये हिंदी का सॉल्यूशन है, दोनों से हम कर रहे हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ -1 आएगा और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का 27। ठीक है, हाँ। और इंग्लिश के हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हैं, इंग्लिश के हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो देखो वहां एक चीज है जो कि काफी प्यारी है। वहां क्या लिखा हुआ है सर, 27 तो है ही, उसकी पावर 21 तो है ही, लेकिन उसकी पावर 48 भी है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर आप इसको 28 से डिवाइड करोगे तो यहां -1 के ऊपर क्या आ जाएगा, उसकी पावर 48 भी आ जाएगी। तो ये क्या बना देगा आपका, प्लस का 1। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो आप ये इंग्लिश वालों का सही हो जाएगा और ये हिंदी वालों का सही हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो दोनों ही चीजों से आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा को अगर नहीं समझ में आता है तो ये ध्यान दें कि देखो दोस्तों, जब कभी भी नेगेटिव संख्या आ जाए तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर होता है वही आपका रिमाइंडर होता है, लेकिन ये तो नेगेटिव रिमाइंडर है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जिससे आपने भाग दिया है उसमें से नेगेटिव वाले को घटा देते हैं। इसी प्रकार आप अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव को जिससे भाग दिया उसमें से घटा दो तो नेगेटिव निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेगेटिव लेना जरूरी होता है ना डियर, क्योंकि नेगेटिव छोटा रिमाइंडर होता है, हमारे काम आता है, छोटे रिमाइंडर से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां क्या बोला जा रहा है सर, W बराबर क्या है आपका, tan 40 है, और ये पूछा जा रहा है भाई tan 50 कितना होगा, 2 tan 50। तो मैं ये जानता हूं मेरे दोस्तों कि सर tan 40 इंटू tan 50 इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है ना। कारण बताइए क्या है सर, कारण यही हो जाता है क्योंकि जब θ1 प्लस θ2 अगर आपका 90 डिग्री होगा तो ये कहानी बिल्कुल सत्य वचन हो जाती है। तो अगर आप ऐसा देख रहे हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या W को मैं लिख सकता हूं, tan अगर 50 की वैल्यू लिखना चाहूं तो 1/tan 50 लिख सकता हूं tan 40 को, हाँ या ना बोल दो। यानी कि tan 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/W आ जाएगी। तो बस यहां रख दो, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2/W, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। चलिए, तो काफी सारे बच्चों ने काफी सारी गलतियां की हैं, उन गलतियों से आपको सिखाना मेरा काम है। क्वेश्चन को प्लीज सामने देखिएगा क्योंकि ये बहुत प्यारा प्रश्न है, आप लोगों को समझाना मेरा काम हो जाता है। एक द्विघात समीकरण यानी कि एक द्विघात बहुपद आपके सामने रखा हुआ है। इस प्रकार है कि इसे जब x -1 और x + 1 से भाग दिया जाता है तो इस तरह से आपके रिमाइंडर बचते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक सलाह दी थी कि x से अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा। आपको ये पता है कि जब कभी भी अगर हम x से रखते हैं तो यानी कि आप यहां पर क्या रखना चाहते हो कि भाई x रख दिया आपने, मान लीजिए कोई भी चीज रख दी, उसका रिमाइंडर आपका 3 आ गया, तो यहां हम कह सकते हैं ना कि x का मतलब है सर x बराबर 0। x का मतलब पता है क्या है, x बराबर 0 है। x का मतलब पता है क्या है, x बराबर 0 है। तो पहला आपने जो देखा कि x से अगर आप भाग दे रहे हो तो हर किसी को बराबर 0 करना है। तो यहां अगर x बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 + c, और शेषफल कितना आ रहा है, 3। तो यहां से पहली इक्वेशन से हमारा फायदा हो गया कि c बराबर 3 आ गया। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया। इसी प्रकार अगर हम दूसरे x - 1 से भाग देते हैं तो क्या करेंगे सर, x - 1 से भाग देने पर, x - 1 को 0 के बराबर रखने पर, x बराबर 1 इस समीकरण में रखने पर 6 शेषफल आ रहा है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a
प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है बराबर 6। तो यहां से मेरे पास आंसर निकल कर आ गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो क्या आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है? कदापि नहीं। तो चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? फील आ रहा है? हाँ, आप a और b अलग से भी निकाल सकते हो। तो चलो a और b भी निकाल लेते हैं। चलो तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी डियर? x प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा? -1। और x बराबर -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद में रखने पर यहाँ क्या आ रहा है? a माइनस बी प्लस का 3 बराबर 4। तो एक इक्वेशन बन गई a माइनस बी बराबर कितना? 1। यहां से a निकाल दीजिए और b निकाल दीजिए। एक बच्चा कह रहा है 6 कैसे आया? अरे भाई ये शेषफल है ना, तो जब किसी से भाग देंगे तो शेषफल बचना चाहिए, 6 के बराबर करना होता है। बहुत पर पढ़ाया था ना मैंने। चलिए, तो a आपका क्या हो जाएगा सर? a बराबर आपका हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा आपका 1। तीनों वैल्यू आ गई ए बी सी की। तो आप कुछ भी पूछ सकता है यहाँ। तो चलो a प्लस बी पूछ लिया। इसके अलावा अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं पता है क्या पूछता? तो मुझे बताओ भाई, √a² प्लस b² प्लस c² क्या होगा? मैं पूछ सकता हूं, नहीं क्या? बिल्कुल पूछ सकता हूं, क्या दिक्कत है? तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो a का हो जाएगा 4, b का हो जाएगा 1 और 9 और 4 13 और 1 √14। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकते हैं। जो जो मतलब जो कंटेंट है वो है सबसे मेजर चीज कि आप एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट, लास्ट में बताऊंगा बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पढ़ाई कर लो डियर, है ना? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां बोला गया है 5 माइनस 2√6। अगर इस तरह से आपको अपरिमेय संख्याएं आ जाएं तो अपरिमेय संख्याओं का एक ही इलाज है। क्या है आप बता सकते हैं क्या? अगर किन्हीं भी अपरिमेय संख्याएं आपके सामने दे दी, उनका एक ही इलाज है, क्या? परिमेयकरण। उसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन किस संख्या का किया जाता है? रैशनलाइजेशन हमेशा उन संख्याओं का किया जाता है जो डिनोमिनेटर में होती है। कहां होती है? नीचे हर में होती है। तो ये तो यही की ही रहेगा। और इसका अगर आप परिमेयकरण करते हैं तो 5 माइनस 2√6 का ऊपर गुणा और नीचे कितना आ जाएगा? 25 माइनस 24। तो ये तो 1 आ रहा है, तो नीचे तो 1 आ गया, तो अच्छी बात हो गई हमारे लिए। तो मैंने इसको ऐसे कैसे रख दिया? बस माइनस कर दिया, क्योंकि 1 आ रहा है ना, a² माइनस b²। दोबारा बताओ, नीचे क्या होगा? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो ये a² माइनस b² 1 आ रहा है, चेक करो। तो बस अब यहां सॉल्व कर लो इसको। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। सर देखो, यहां से है ना, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहां पर आ गया 10 माइनस 4√6 और ये हो गया 4√6 माइनस का 8। तो ये तो कट गया, 10 में से 8 गया तो 2। तो आपका जो उत्तर होगा वो 2 की पावर 1 होगा, क्योंकि 2 की पावर 1 ही 2 होता है। कहीं 2 की पावर 0 0 मत लगा के आ जाना। क्लियर? नेक्स्ट, ये त्रिभुज एबीसी में 3 माध्यिकाएं इस प्रकार हैं जो बिंदु L पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब 3 माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है? वैसे तो आप समझदार हो सर, वो 3 माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु सेंट्रोइड ही होता है। क्या होता है? सेंट्रोइड होता है, यानी कि A है, B है और C है। तीनों माध्यिकाओं का ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, जहां पर हम इसको बोल सकते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये L है। जहां पर त्रिभुज एबीसी की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BXLZ। तो आपको जानकर कि काफी अच्छा लगेगा कि जो माध्यिकाएं होती हैं इस ट्राइंगल को कितने भागों में बांटती हैं? बराबर भागों में। यानी कि ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, ये भी एक छठाई होगा, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा। यानी कि हर किसी का 1/6। ये 1/6 किसका? इस पूरे क्षेत्रफल का। यानी कि हर ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 30 का 1/6 यानी कि 5।
5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी एक्स एल जेड, तो बी एक्स एल जेड कहां है, बी एक्स एल जेड, तो यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, एक पैरेललोग्राम है आपके सामने, और इसका जो एरिया होगा वह कितना हो जाएगा, 5 और 5 10। और किसी भी इस तरह के ट्राइंगल में कितने पैरेललोग्राम निकल कर आते हैं, बताओ कितने पैरेललोग्राम निकल कर आते हैं, 3 पैरेललोग्राम होते हैं। कौन कौन से, एक तो ये दिखा दिया, एक ये वाला, ठीक है, और एक आपके सामने ये वाला, तो 3 आपके पैरेललोग्राम होते हैं। एक बच्चा कह रहा है 5 कहां से आया, अरे ये बताया ना यार, यहां लिखा हुआ है, एक बार देख लिया करो स्क्रीन पे भी, अलग चैटिंग में लगे पड़े हो क्या, यहां भी देख लो भाई, हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। कैसे करेंगे डियर, 10 रुपए की 12 की दर से, 10 रुपए की 12 की दर से कैंडी में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लॉस होता है। 20% लाभ कमाने के लिए 15, सबसे अच्छा तरीका मैं अपना वाला लगाऊंगा, आप किसी भी तरीके से करिए। तो एक कैंडी कितने रुपए की है, 10/12 की, कोई दिक्कत, कितना हो रहा है, 20% का लॉस यानी कि 80%, कोई दिक्कत, 20% लाभ कमाना है यानी कि यहां आएगा आपका 120। आप 15 रुपए में कितनी बेचना चाहते हो, तो 15/x। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिंदाबाद, बस हो गया, 100 क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां आप देख रहे होंगे 10/12 गुणा 120, कितना आसानी से आंसर आ सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, ना कोई लोड ना कोई टेंशन। तो यहां से सर सॉल्व कर लिया, 12 से कट गया कितनी बार, 100 बार, 0 से कट गया 0, और 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12 आंसर आ गया। यही तरीका अपनाइए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है टाइम सेविंग के हिसाब से, है ना, और यही लगाना है आपको, ठीक है। चलिए, एक स्विमिंग पूल का जो आपको दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है 66/35 मीटर और 3 मीटर का है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देती, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप को पानी से पूल को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे यदि पानी का इतना स्पीड है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, याद करिए कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अगर पाइप के बराबर करना चाहूं तो पाइप का आपको स्पीड लेना पड़ेगा, और पानी का स्पीड, और क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्या लेंगे, कितने टाइम के लिए वो पाइप चालू रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या, ये तो तरीका भी यही है कि कोई पाइप कितनी दर से पानी निकाल रहा है, कितने समय के लिए निकाल रहा है, और कितने एरिया से निकाल रहा है, वही आपका क्या बन जाता है, वही आपका वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। अब इस तरीके से करो सॉल्व बस। तो सर वॉल्यूम क्या है टैंक का, 66/35/3, स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर व्यास है, देखना। अब बस यही बात आ जाती है, पाई आर स्क्वायर, तो बात यही है सर, पाई आर स्क्वायर कर सकते हो आप 22/7, वैसे डायरेक्ट मुझे पता है, आर स्क्वायर यानी कि 35/100 और 35/100। किस किस को पता लग गया कि गुरुजी ने 35/100 क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना, तो क्योंकि ये सारा डेटा मीटर में ही है, तो हम ऐसा क्यों पाप करें, क्योंकि मुझे पता है कि मीटर में बदलेगा तभी कट पाएगा, वरना नहीं कट पाएगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं बस। 22 से इज्जत से कट गया 3 बार, 35 से 35 को ले चले, 7 से कट गया 5 बार, है ना, और क्या होगा, 40 200, ये कट गया 2 बार 100 से, बाकी तो सब बढ़िया है, 900/2। अरे रे, 2 और 2 भी आएगा क्योंकि वो व्यास है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 1800 आंसर आएगा भाई, यही आ रहा होगा आपका, सभी का आंसर 1800 आ रहा होगा। वो डायमीटर वाली बात समझ में आ गई ना, मैंने लास्ट में 2 क्यों लिखा, क्योंकि वो 35/2 लिखना था, तो मैंने एक तरफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। चलिए, अरे बता दिया ना मैंने कि डायमीटर था, ये व्यास था, व्यास, तो व्यास को त्रिज्या में बदल दिया, तो 35, ये 2 अलग से लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने
एक विभागीय दुकान में एक व्यक्ति ने एक विभागीय दुकान से दो सामग्री एक्स और वाई खरीदी। बिक्री कर से पहले कीमतों का योग 1040 रुपए था। सामग्री एक्स पर कोई बिक्री कर नहीं था। सामग्री वाई पर 9% बिक्री कर था। बिक्री कर सहित भुगतान की गई कुल राशि इतनी है। तो आप बताइए बिक्री कर से पहले वाई का मूल्य क्या था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है डियर, मैं आपको बहुत ही तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहां हम ये कह सकते हैं ना, एक्स और वाई का प्राइस कितना है, टोटल प्राइस 1040 रुपया बोला गया है। मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं एक्स पर कोई बिक्री कर नहीं है, यानी कि एक्स तो एक्स ही रहेगा, कोई टैक्स ही नहीं है इस पर। और वाई क्या है, वाई 9% ऑफ वाई। ये कितना आ रहा है टोटल, 1040, सॉरी 1094। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा, ये बताओ मेरी बात आपको समझ में आ रही है, फील कर पा रहे हो। पहली इक्वेशन तो हमारी डायरेक्टली बन गई, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये बोला जा रहा है कि x और 9% ऑफ y, जिस पर क्या है 9% क्या है बिक्री कर लग रहा है ना। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये तो काफी अच्छा लगा हमें, यानी कि 9% ऑफ y बराबर कितना हो गया, 54 रुपया हो गया। यानी कि y की कीमत कितनी निकल कर आ गई, 600 नगद इनाम के साथ। अरे ये बढ़िया रहा फिर यार, तो यही पूछी गई है फिर तो। और दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, 440। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 600 हो गया। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। 54 कैसे आया बताओ भाई डियर। दो इक्वेशन दिख रही हैं, इसमें से ये घटा दिया, एक्स से एक्स कट गया, 9% बच गया केवल और केवल। यहां पर आपके लिए इसमें से ये घटाओगे तो हो जाएगा। पेन का यूज करो। दूसरी बात, आप कंफ्यूज मत हो कि यार सर 9% क्यों आ गया, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिखा है, एक्चुअल में ये 109 है ना, क्योंकि ये 100% है इसीलिए। ठीक है ना, ये एक्चुअल में 109 है और ये 100% है, 100% है, क्योंकि यहाँ तो टोटल 100% ले रहे हो ना, और यहाँ 9% बिक्री कर भी जुड़ रहा है, इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो वैसे कॉमन सेंस लगाना है बस। नेक्स्ट देखो, कॉट थीटा आपको दे रखा है कितना, 3/2। यहां वही वाली बात आ रही है। देखो भैया, tan है और cos है, तो भैया यहां से आराम से आप वैल्यू रखो बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं डियर कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आपका कर्ण कितना आ जाएगा, √13। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को, जरूरी था ये। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा ये रहा आपके सामने, क्या होगा, 2/√13। अब मुझे कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा क्या है मेरे सामने, कॉस थीटा भैया अपने सामने है 3/√13, और क्या है, अब सॉल्व कर लो बस। तो देखो सर, √13 कॉस थीटा की वैल्यू 3/√13 -3 tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 अपॉन 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। बहुत बढ़िया, प्लस √13 2/√13। बस काम हो गया अपना। अब सब कट जाएंगे, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 3 में से 2 गया तो 1, 2 और 2 4, तो 1/4 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए। आपको बोला जा रहा है माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर। तो भाई सबसे पहली बात है माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि भाई अबे हमें जो ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, तो 4 7 8 11 11 13 15 16 18 और 19। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर अगर 10 है तो माध्यिका हो जाती है 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 24/2 माध्यिका हो गई 12। माध्यिका 12 आ गई।
और माध्य कितना आ जाएगा डियर, मीन कितना आ जाएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। चलिए तो 122 आ रहा बताया, दोस्त लोग बता रहे हैं 10 संख्या है तो 12.2, तो अंतर कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच का 0.2। नेक्स्ट यदि वार्षिक 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में एक राशि पर ब्याज इतने रुपए है तो मूलधन कितना होगा। तो मेरे दोस्तों टाइम अगर 3 साल है, रेट अगर 20% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 72.8। क्या बात है। और ये किसके बराबर है 24,570 के। तो अब अगर मैं अप्रोक्स निकालूं कि 70% इसके बराबर है तो 7 या 21 और 72.8 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 3375 आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा टिपिकल सा है। तो यहां हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, अगर कोई कटने वाला डेटा होता तो आंसर आ जाता। इसके अलावा कोई और मेथड बहुत सारे हैं। चलिएगा अब किससे करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते हैं। ये तो पहला मेथड हो गया, मेथड नंबर 1। ये मेथड उन बच्चों के लिए है जो जिसने पढ़ा है मेरे से। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो इस पे लोड ना ले, क्योंकि मैंने कुछ डेटा डायरेक्टली याद करवाए थे और वही मैं यूज करवाता हूं। मेथड नंबर 2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना की कोशिश करूंगा। तो प्रिंसिपल को क्या मानूं मैं 125, तो 125 का 1/5 25, 25 का 1/5 5 और 5 का 1/5 1। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहता है मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 75 और 15 90 91 91 रेशो बराबर 24570। एक बच्चा देखो कितना बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, और उसको मतलब या तो उसको खुद ही मार लेना चाहिए 1-2 थप्पड़ अपने। वो कह रहा है कि 8000 क्यों नहीं आएगा। अरे भाई कुछ भी मतलब है, कुछ भी 8000 क्यों आएगा भाई, और क्यों आता है 8000। भाई डिनोमिनेटर ये 1/5 होता है और 1/5 का क्यूब लेते हैं, पढ़ा ही नहीं है उसने। चलिए दुख होता है फिर। तो क्या हम कह सकते हैं भैया सर आप इसको पहले 7 से काटिए, 13 बार ये कट गया तो 7 या 21 बचे 3, 7 पंजे 35, 7 एकम 7। फिर 13 से काटने की कोशिश करी, 13 दूनी 26 और कितना आ रहा है 9, 13 7 91। तो एक रेशो बराबर 270 आ गया। आपसे प्रिंसिपल पूछा है ना, तो 125 इंटू 270 अगर आप करेंगे तो आपके सामने उत्तर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा इस बार, क्योंकि आपको 27 का पहाड़ा आता है और आप इसका आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए, तो तीसरा मेथड क्या है मेथड नंबर 3, और ये कब होने वाला है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कब पढ़ाऊंगा, अभी आपके पास मौका है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 कौन सा लगाऊं, सक्सेसिव लगा दूं। सक्सेसिव केस क्या कहता है गुरुजी, आप 5 से 6 लेकर जाइए, आप 5 वो सेम ही है, सक्सेसिव भी सेम ही है, वो आपको अंदाज लग जाएगा। देखो कैसे 125 216, तो 91 जो आ रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वही बराबर करना है और वही आपको वैल्यू निकालनी है 24,570 की। ठीक है ना डियर, समझ में आ गई ना। चलिए चलिए आइए, 5 समान कमरे जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार है, उनकी दीवारों छतों और फर्शों को छोड़कर पर रंग लगाना है। छत और फर्श छोड़ रहा हूं, रंग लगवाना चाहता हूं। रंग केवल 2 लीटर के डिब्बों में उपलब्ध है, 2-2 लीटर के डिब्बे लगेंगे भैया, ये उपलब्धि है भाई साहब। तो भाई साहब 12.5 वर्ग मीटर की रंगाई के लिए
1 लीटर रंग लगता है, यानी कि 12.5 वर्ग मीटर के लिए 1 लीटर रंग लगता है, तो रंगाई के लिए कितने डिब्बे चाहिए? अभी बता देता हूं सर। तो 5 समान कमरे हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। लंबाई आपकी 6 है, चौड़ाई आपकी कितनी है? 4 है, और ऊंचाई आपकी कितनी है? 2.5। तो आप किस क्षेत्रफल पे रंग करोगे? सर ओनली 4 वॉल पर, 4 वॉल पर, 4 दीवारी पर रंग होगा केवल। अच्छी बात पता है क्या है, अगर मैं एग्जामिनर, मतलब मैंने तो टफ नहीं बनाया ये क्वेश्चन, खैर अगर मैं और अच्छा एग्जामिनर होता तो मैं पता है क्या करता, इसमें 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां और देता, इन्हीं 4 दीवारों पर 2 दरवाजे 2 खिड़कियां और देता। अभी मैंने नहीं दिया, ठीक है ना, ये समझ लो आप, है ना, कॉन्सेप्ट आपने, इसी से हम क्लियर कर पाएंगे डियर, है ना। तो यहां हम कह सकते हैं 4 वॉल का एरिया निकालना है, जो कि क्या होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। हालांकि यहां तो मेरे लिए आसान हो गया, 5 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया 50। तो 50 हमारे पास क्या हो गया भाई? एरिया हो गया। अब 50 आपका एरिया हो गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 लीटर के डिब्बों में उपलब्ध है और 12.5 वर्ग मीटर की रंगाई के लिए 1 लीटर लगता है। तो आप मुझे बताइए कितना लीटर आपको चाहिए? तो आपके इसी तरह के 5 कमरे हैं और हर कमरे का एरिया कितना हो जाएगा? 50, तो 250। तो कुल मिलाकर टोटल एरिया कितना रंगवाना है आपको? टोटल एरिया हो गया 250 मीटर स्क्वायर। और 12.5 का अगर आप भाग दे देते हो तो 1 लीटर रंग, कितना लीटर रंग लग जाएगा? अरे बताओ यार। तो गुरुजी यहां पर हम कह सकते हैं 20 लीटर तो रंग लग जाएगा। और कितनी कैन की आवश्यकता है? 2 लीटर की एक कैन आती है, तो 10 आपको क्या चाहिए? बॉक्स चाहिए पेंट के। मजा आ गया क्या? आना चाहिए, जो बच्चा सीखने आता है उसको वाकई में इस तरह के प्रश्नों को करके अपने आप को इम्प्रूव वो महसूस करेगा, और अच्छे क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि 10 की सबसे बड़ी घात क्या है अगर ये गुणनफल आपके सामने है। तो मेरे दोस्तों ये एक्चुअल में क्या है? ये 45 फैक्टोरियल है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, नंबर ऑफ जीरोस निकाल दो, तो 45 में आप 5 का भाग दे दो तो 9 आया, 9 में आपने 5 का भाग दिया तो 1 आया। तो नंबर ऑफ जीरोस जितनी होंगी वही 10 की घात होगी। तो कुल मिलाकर आपका जो 10 आ रहा है वह 10 की घात 10 लेकर जाएगा, क्योंकि वही नंबर ऑफ जीरोस ही घात ही होती है भाई, है ना। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु में आपको क्या दे रखा है? लोहा दे रखा है, कॉपर दे रखा है और चांदी दे रखी है। इसका आपको क्या दे रखा है? 5:3:4 दे रखा है। आपसे ये बोला जा रहा है कि 5:3:5 का नया अनुपात प्राप्त करने के लिए, 5:3:5 का नया अनुपात प्राप्त करने के लिए, तो कितने मतलब प्राप्त करने के लिए चांदी की मात्रा क्या है? तो चांदी की मात्रा क्या है जिसे इस मिश्र धातु के 1920 किलोग्राम में मिलाया जाना चाहिए? तो इसके 1920 में मिला रहे हो तो एक रेशो ही तो मिला रहे हो आप। तो बस 7 और 5 12, 12 रेशो बराबर ये 12 एकम 12, बचे कितने? 7, 12 छिंग 72, तो एक रेशो बराबर 160 किलोग्राम। मैं इस क्वेश्चन को कैट लेवल का बना सकता था, पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। कैट लेवल का मैं कैसे बना सकता हूँ? कैट लेवल में हालांकि साइंस वाइंस का पता नहीं क्या रोल होता है। हम यहाँ चांदी की 2 इकाइयां दे सकते हैं कि चांदी की 2 यूनिट है Fe+2, फेरस और फेरिक। ठीक है, तो हम इसको फेरस और फेरिक लिख सकते हैं, तो बच्चा तो वहीं फैल जाएगा पहले ही। ठीक है, और वहां से लिखने के बाद ये बोल सकते हैं कि इसका 2 ग्राम, मान लीजिए इसके 3 ग्राम के बराबर है, तो यहां पर उसकी इकाई में इसको परिवर्तित कर सकते हैं और दोनों का अलग अलग क्वांटिटी में मिक्सचर बना सकते हैं। तो पहले आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? उस पहली प्रकार की चांदी आयरन को दूसरे प्रकार के आयरन में, तो उस तरह से बन जाएगा। टीसीटी निकालना है। टीसीटी आप जानते हैं टीसीटी कैसे निकलता है? सर आपने तरीका बताया था, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस तो पहले रहेगा ही रहेगा, अब टीसीटी है तो R1+R2 होता है, ये पहले ही हम बता चुके हैं आपको। तो सर C1 C2 कितना है?
17 का स्क्वायर 289 माइनस 4 का प्रत्येक की 4 और 4 8, तो 8 15 17 आपको पता है ट्रिपलेट बन जाता है ये। तो अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो ट्रिपलेट से भी लगा सकते हैं कि जब 17 क्या होगा, एक कर्ण होगा आपके लिए, प्रत्येक की त्रिज्या 4 है, तो R1 प्लस R2 कितना हो गया 8, तो बस दिमाग लग गया। तो यहाँ पर जो TCT निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 15, क्योंकि 8 15 और जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है वह हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। अरे 8 का स्क्वायर ही तो लेना है, वो तो मैंने बता दिया ना, 8 15 17, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं यही बात समझ में। अरे भाई 8 15 17 पे डील कर रहा हूं मैं, तो यहां 17 का स्क्वायर भी तो लिखा है, यहां तो 8 का स्क्वायर आएगा। चलिए 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, एक दूसरे की सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य से क्या होता है, सह अभाज्य से क्या होता है, ये प्रसन्ना पाल वही है जिसकी वजह से सुबह 10 बजे CDS वाली क्लास बंद हुई थी, तो ये अभी भी नहीं सुधरा है। तो सहअभाज्य क्या होता है, को प्राइम। SCF आपका 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 286 है, और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 770 है। आपसे ये कहा जा रहा है कि यहां पर कि को प्राइम होने चाहिए गुरुजी, तो पहले तो आप 770 के ऐसे टुकड़े बता सकते हो क्या मेरे को कि जो को प्राइम के रूप में मैं दर्शा सकूं, आप बता सकते हो क्या कि को प्राइम मतलब उनका SCF 1 होना चाहिए। इस बात पे ये बात अड़ी हुई है, और हमने ये देखा कि या तो आप डिवाइड कर लो, और पहली और दूसरी संख्या का अंतर पूछा गया, तो काफी आसान हो गया। अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर भी, कि यार ये बताओ मेरे को, इन दोनों के अंदर दूसरी संख्या उपलब्ध नहीं है क्या, आपको बताओ भाई, इन दोनों संख्याओं के फैक्टर में दूसरी संख्या होगी या नहीं होगी, बिल्कुल मौजूद होगी सर, बिल्कुल होगी, 100% होगी। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड भी कर दूं या नहीं भी करूं, तो पहला और तीसरा का जो रेशो आएगा जिससे मैं काटूंगा वो दूसरी संख्या होगी। सही बात है। तो 11 से मैंने काटा 11 286, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, प्लीज चुप रहिएगा और सीखते जाइए। तो हमने क्या 11 से काटा, 11 दूनी 22, और बचा हमारे पास कितना 4 है ना, सॉरी 6 11 6 66 और 70, और 13 बटे कितना हो गया 35। थोड़ा ध्यान दे लो मेरी बात पे, मैंने यार काटा किससे है, मैंने कहा सर अगर मैं इस पहली संख्या को 13 लेता हूं तो दूसरी संख्या 11 दूनी 22, तो 13 गुना 22 बन रही है। मैंने काटा किससे है, 22 गुना 35 बन रही है, और यही तो आपका को प्राइम, ये भी को प्राइम और ये भी को प्राइम, बात बन गई, बिल्कुल बन गई गुरुजी, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और ये SCF भी तो है, जिस चीज से आप सरल अनुपात बना रहे हो यही तो SCF है, जो इन दोनों के अंदर है, गुणा गुणा में है, हो गया काम। तो पहली और दूसरी का अंतर बता दो, तो 13 और 35 का अंतर, पहली और दूसरी माफ कीजिए, 13 और 22 का अंतर, तो 22 और 13 का अंतर आपको कितना आ रहा है, 9 आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छा लग रहा है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में 100% आने वाला है, CHSL में आने वाला है, NTPC में आने वाला है, और आपको घर वाली बात बता देता हूं, UPSI के सेट में भी ये क्वेश्चन आने वाला है। 22 हाउ, डियर स्टूडेंट वही तो बताया है पूरा एक्सप्लेन करके यार, कि आप जिस संख्या से इनको काट रहे हो, देखो यहाँ आपने काटा 11 से काटा है, यहाँ पे आपने 2 से काटा है, तो आपने यहाँ 11 से डिवाइड किया इन दोनों को, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, तो ये जो कॉमन चीज आ रही है 22, ये उनका मल्टीपल है। नेक्स्ट, पिंकू ने 6500 रुपए में कच्चा मोम खरीदा, 100 रुपए परिवहन पर खर्च किए, 800 रुपए का भुगतान करके
वह उसे 380 डिजाइनर मोमबत्तियां बनाई, जिसे उसने प्रति मोमबत्ती 25 रुपए में बेचा। उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत बताइए, क्या होगा बताइए। तो 6500 रुपए में कच्चा मोम खरीदा उसने, 100 रुपए उसने परिवहन पर लगा दिए, 800 रुपए का भुगतान करके उसने डिजाइनर से मोमबत्तियां बनवाई। सारा खर्चा कितना हो गया? बोले सर देखो 6500 रुपए ये, 100 रुपए का नगद वो, और 800 रुपए अलग से ये, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 7400 रुपए आ गए, जो कि आपका क्या है? खर्चा है टोटल। और 25 रुपए के हिसाब से बेची है, तो 25 रुपए के हिसाब से 380 मोमबत्तियां बेचने का कितना आ रहा है? 9500 रुपए सेलिंग प्राइस आ रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट? 2100 का नगद प्रॉफिट हो रहा है, 7400 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इनटू 100। सॉल्व करने का तरीका वो हमारे पास है ना यार। मैं किससे कर सकता हूं? 75 मान लेता हूं उसको, 75। और क्या करूं? 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 25 बार, 25 से काटा 28% के करीब आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये देखा, दिमाग लगाना पड़ता है, लग रहा है ना? अब वरना आप 74 का पाड़ा बोलते रह जाओगे तो हो लिया क्वेश्चन सॉल्व, तो वो करो। अब बच्चा कहेगा सर 70 मान लो। अब इतनी भी नौटंकी नहीं चलती। हमेशा क्या होता है कि आटे में नमक डलता है, नमक में आटा डलता देखा है क्या कभी? नहीं। तो स्मार्ट अप्रोच सीखो आप कि भाई हम नियरेस्ट लेके चल सकते हैं, ये थोड़ी कि सर 0 ही मान लो है, फिर तो इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। P प्लस आर बराबर आपका Q है, करो सॉल्व। तो P प्लस आर बराबर आपका Q है, तो इसका मान क्या होगा? तो कुछ भी वैल्यू मान सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो क्या मानोगे? पाप नहीं हो, बस R को 0 मान लो, कोई दिक्कत? R को 0 मान लो, P बराबर Q रख दो। P बराबर Q रखोगे तो 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक कार्य को 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन में करते हैं। 2 पुरुष हैं और 1 महिला है, वो कितने दिन में करते हैं भैया? 14 दिनों में। जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष, 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, कितने दिन में करते हैं? 8 दिनों में। ठीक है, मैंने बराबर कर दिया, पहले एफिशिएंसी निकाल देता हूं। तो 4 दूनी 8 m बराबर प्लस 4 w बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 w बराबर प्लस 16 m। तो यहां हम कह सकते हैं, गड़बड़ नहीं हो गया हो हमसे, चेक कर लेना। 28 होगा भाई, हाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो 16 और 12 m बराबर 28 w। तो m अपॉन w कितना हो रहा है? 28 ही होगा ना? ये 14 हो। अरे मैंने क्या किया यार, ये इतने मतलब मैं गलती कैसे कर गया इतना सारा? यार तो ये कितना हो जाएगा? 18। तो m अपॉन w बराबर कितना हो गया? 3/2। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब एक पुरुष 675 रुपए प्रतिदिन पाता है, एक महिला का प्रतिदिन मजदूरी क्या होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं डियर स्टूडेंट कि जो मजदूरी होती है वह इसी अनुपात में बांटी जाती है। यानी कि अगर एक पुरुष को 3 रेशो बराबर 675 रुपए मिल रहे हैं, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 225। तो यहाँ महिला को कितने मिलेंगे? 450 रुपए। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? बस सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न करिए। तो क्या हो गया भाई? 625 अपॉन 25 प्लस 234 इंटू 21/91। ओहो मल्टीप्लाई भी है, ठीक है।
5/9, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120% को 6/5 इंटू 5/9 माइनस 112। 25 से काटा सर आपने 25 बार, प्लस आप यहां देख सकते हैं 7 से कट जाएगा ये 3 बार, 7 से कट जाएगा ये 13 बार, 13 एकम 13 और बचे 10, 13 8 104, 18 तिया 54, 54 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6/9 यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 18 दूनी 36, तो 25 प्लस 36 माइनस का 112, तो 6 और 5 11, इकाई का अंक 1 आ रहा है, -51 आंसर होगा और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इंडियंस बिस्कुट एक्सपोर्ट, क्वांटिटी दे रखी है और